सिद्धार्थ जयपुर पहुंच चुका था। उसने अपने पिता महेश को जयपुर ट्रॉमा केयर में एडमिट करा दिया था और फिर गुल्लू के साथ देवयानी को ढूंढने के लिए रुक्मिणी से मिलने जा रहा था। इधर सिद्धार्थ इंद्रनगर को बचाना चाह रहा था और उधर दूसरी तरफ इंद्रनगर में भयानक तबाही मच चुकी थी। महान मां के द्वारा रचे गए षड्यंत्र ने इंद्रनगर में ऐसी तबाही मचाई थी कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल हो रहा था। महान मां ने पूरी राज परिवार का अपहरण करके सबको बेहोश कर दिया था। सिर्फ कुलगुरु विचित्रवीर ही इकलौते ऐसे आदमी थे जो होश में थे। महान मां और श्रीमंत दोनों कुलगुरु विचित्रवीर के पास पहुंच चुके थे और जब उन्होंने कुलगुरु विचित्रवीर जिस गुब्बारे में कैद थे उसके ऊपर पड़ा हुआ आवरण हटाया और कुलगुरु की नजर महान मां और श्रीमंत के ऊपर गई तो उन्हें अपने सामने खड़ा देखकर कुलगुरु विचित्रवीर बुरी तरह चौंक गए थे। और जब उन्होंने महान मां और श्रीमंत से ये सवाल किया कि वो दोनों कौन हैं और उन्हें क्या चाहिए, तो महान मां अट्टहास करने लगी थी और आसमान की तरफ उंगली कर दी थी। महान मां के द्वारा आसमान की तरफ उंगली करने के बाद जब कुलगुरु विचित्रवीर ने आसमान की तरफ देखा तो वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। जैसे गुब्बारों ने इंद्रनगर को कब्जे में लिया हुआ था, ठीक वैसा ही गुब्बारा आसमान की तरफ बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसका आकार बहुत बड़ा था। वो आवृत था, जिसे महान मां ने श्रीमंत और अधूता के साथ मिलकर बनाया था और जिसे पारद के गायब टुकड़े की मदद से जागृत किया गया था। आवृत जागृत हो चुका है, कुलगुरु डरी हुई आवाज में बोले। उनकी आवाज में छिपी घबराहट ये बता रही थी कि स्थिति कितनी विकट हो चुकी है। हाँ, इंद्रनगर के कुलगुरु विचित्रवीर, आवृत जागृत हो चुका है और ये तुम्हारे उस तथाकथित राज रक्षक युवराज रुद्रदेव, पूर्व युवराज शक्तिमौली और उस देवयानी जिसके ऊपर तुम्हें बहुत नाज था, उन्हें लेने जा रहा है। महान मां ने हंसते हुए कुलगुरु को जवाब दिया। महान मां जिस तरह से बात कर रही थी, उनकी बात सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह आवाज बदल कर बात कर रही हैं और ये बात कुलगुरु विचित्रवीर भी समझ गए थे। वो समझ गए थे कि ये राज परिवार का कोई खास सदस्य ही है जो राज परिवार से धोखा कर रहा है। कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हें पारद का गायब टुकड़ा कैसे मिल गया? कुलगुरु विचित्रवीर ने सवाल किया। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे विचित्रवीर, अभी तुम्हारा इंतजार करने का समय है। कुलगुरु विचित्रवीर के सवाल पूछने पर महान मां ने हंसते हुए कहा। जिस तरह से महान मां कुलगुरु विचित्रवीर को बार बार विचित्रवीर विचित्रवीर कहकर संबोधित कर रही थी, वो इस बात का सूचक था कि महान मां के हृदय में इंद्रनगर के कुलगुरु विचित्रवीर के लिए कोई सम्मान नहीं था। अभी कुलगुरु विचित्रवीर और महान मां आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी कुलगुरु के सामने एक काला धुंधला साया बनना शुरू हो गया था। ये साया बिल्कुल वैसा ही था जैसा राज्य रक्षक आदित्य की मौत के समय इंद्रनगर राजमहल के अंदर प्रकट हुआ था और जिसने आदित्य के ऊपर हमला करके उसकी जान ली थी। उस साये को देखते ही कुलगुरु समझ गए थे कि उनके सामने कौन है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहते, उस साये ने पूर्णतया आदमी का रूप धारण कर लिया था और फिर उसका चेहरा सामने आ गया था। वो इंसानी साया और किसी का नहीं बल्कि राज्य रक्षक आदित्य को मारने वाली काल नेमी का था। महान मां ने काल नेमी को कारागार से छुड़ा लिया था। तुम जो कोई भी हो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं कि इंद्रनगर के इस वैभवशाली इतिहास को तुम जैसे लोग जिनकी खुद का चेहरा दिखाने की औकात तक नहीं है, वो कुछ कर पाएंगे, लेकिन काल नेमी को छोड़कर तुम बहुत गलत फैसला ले रही हो। कुलगुरु विचित्रवीर ने महान मां की ओर देखते हुए कहा। कुलगुरु विचित्रवीर काल नेमी के पुरखों का 1000 वर्षों का इतिहास जानते थे। वो जानते थे कि काल नेमी जैसे राक्षस अपने फायदे के लिए अपनी मां का कत्ल कर दे। वो इस औरत यानी महान मां के कभी सगे नहीं होंगे। ओए बुढ़े, अपना मुंह बंद रख वरना यहीं चीर दूंगा। कुलगुरु विचित्रवीर के द्वारा लताड़ा जाता देखकर काल नेमी ने चीखते हुए कहा। काल नेमी को गुस्से से कुलगुरु के ऊपर चीखते देखकर महान मां ने उसे हाथों से रुकने का इशारा किया और उनका इशारा पाकर काल नेमी चुप हो गया था। सुनो विचित्रवीर, मैंने सही फैसला लिया है या गलत, इसका फैसला तुम मुझे करने दो, लेकिन युवराज रुद्रदेव को राजा चुनकर तुमने बहुत गलत फैसला किया है। अब होगी युवराज रुद्रदेव की मौत और अब आएगा इंद्रनगर मेरे पैरों के तले।
इतना कहते हुए महान माँ ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए थे और हंसने लगी थी। उनको ऐसे हाथ ऊपर करते देखकर कुलगुरु गुस्से और आश्चर्य से भर उठे थे। वो अंदाजा लगाने लगे थे कि आखिर राज परिवार में ऐसी कौन सी महिला है या फिर अतीत में थी जिसको राज परिवार से इतनी नफरत है कि उसने आवृत को जागृत कर दिया है। और ये तुम्हारा आवृत कौन चलाएगा? तुम शायद जानती नहीं कि अगर आवृत को चलाने में थोड़ी सी भी गलती हुई तो वो जागृत करने वाले की जान ले लेगा। कुलगुरु विचित्रवीर ने महान माँ को समझाने की कोशिश की। वो डरा धमकाकर महान माँ को आवृत चलाने से रोकना चाहते थे। अगर वो उस गुब्बारे के बाहर होते तो युद्ध करके महान माँ को रोक भी सकते थे, लेकिन ये बात महान माँ को शायद पहले से पता थी कि वो कुलगुरु विचित्रवीर से नहीं जीत सकती, इसलिए उन्होंने पहले ही कुलगुरु विचित्रवीर को कैद कर लिया था। ये चलाएगा। इतना कहते हुए महान माँ के बगल में खड़े श्रीमंत ने कालनेमी की तरफ इशारा कर दिया था। जब अखंडा अचानक से गायब हो गया था, या दूसरे शब्दों में कहें तो श्रीमंत ने अपना राज छुपाने के लिए उसे मार दिया था, तो उनके सामने एक बहुत बड़ी आफत आ गई थी कि आखिर आवृत को कौन चलाएगा। और फिर उसके बाद यह फैसला हुआ कि आवृत को कालनेमी के अलावा और कोई नहीं चला सकता, क्योंकि अखंडा के बाद अगर किसी के पास आवृत को चलाने की शक्ति थी तो सिर्फ कालनेमी के पास थी। कालनेमी इंद्रनगर के सबसे सुरक्षित कारागार में कैद था और उसे छुड़ाने के लिए इंद्रनगर के सैनिकों से युद्ध करना पड़ता। इसलिए महान माँ ने उनसे बचने के लिए सीधा इंद्रनगर को ही कब्जे में ले लिया था, ताकि उन्हें इंद्रनगर के सैनिकों से युद्ध न करना पड़े, क्योंकि इंद्रनगर के सैनिकों से युद्ध करना उनके लिए भारी पड़ सकता था और इसमें महान माँ की हार भी हो सकती थी। तो तुम अब काली शक्तियों के सम्राट कालनेमी से आवृत चलवाने वाले हो। तुम्हें शायद इसके बारे में पता नहीं है, ये तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता है। कुलगुरु विचित्रवीर ने फिर से महान माँ और श्रीमंत को सावधान करते हुए कहा, लेकिन महान माँ कुलगुरु विचित्रवीर की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कुलगुरु के द्वारा रखी गई बातों को धता बताते हुए कालनेमी को आवृत चलाने के लिए भेज दिया था और उसको वहां भेजने के बाद खुद वो वहां से चली गई थी और कुलगुरु के चारों ओर फिर से काला आवरण चढ़ गया था और वो छटपटा कर रह गए थे। इधर कालनेमी धरती पर तबाही मचाने के लिए आवृत को अपने साथ लेकर धरती की तरफ निकल चुका था और दूसरी तरफ इन सब बातों से अनजान सिद्धार्थ जयपुर ट्रॉमा केयर के स्टाफ रूम में रुक्मिणी को ढूंढ रहा था। हालांकि ये उसके लिए एक अंधीबाजी थी, क्योंकि भले ही रुक्मिणी इस समय देवयानी का इलाज कर रही थी, लेकिन उसे भी देवयानी के बारे में कुछ मालूम नहीं था। वो तो देवप्रिया का इलाज कर रही थी और उसके बारे में भी रुक्मिणी के पास कोई जानकारी नहीं थी। कहाँ चली गई डॉक्टर साहिबा सिद्धार्थ भाई? ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ आए और वो हमें छोड़कर किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गई? रुक्मिणी को स्टाफ रूम में ना पाकर गुल्लू ने सिद्धार्थ से कहा, अरे चुप रहो यार, शुभ शुभ बोलो। यहाँ हालत खराब हुई पड़ी है और तुमको मजाक सूझ रहा है। गुल्लू के इतना कहने के बाद सिद्धार्थ ने उसे डांटते हुए कहा, अरे मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूं सिद्धार्थ भाई। जिस हिसाब से सिचुएशन बदल रही है, मैं उस तथ्य पर बात कर रहा हूं। गुल्लू ने सिद्धार्थ को जवाब देते हुए कहा, अच्छा तो तुम तथ्यों पर बात क्यों कर रहे हो गुल्लू मियां? तथ्यों पर तो बात करना हम इंसानों का काम है ना। सिद्धार्थ ने गुल्लू की पुरानी तंज भरी बातों को याद करते हुए कहा, अच्छा तो तुम मेरा डायलॉग मेरे ही ऊपर चेप रहे हो? क्या बात है, कमाल है। सिद्धार्थ की बात सुनने के बाद गुल्लू ने कहा और फिर वहां पर एक पल के लिए शांति पसर गई थी और फिर दोनों एक साथ ठहाके मारकर हंस पड़े थे। अभी वो दोनों हंसी रहे थे कि तभी उनके पीछे से एक आवाज सुनाई पड़ी। मुझे पता था सिद्धार्थ कि तुम जरूर आओगे। उस आवाज को सुनने के बाद जब सिद्धार्थ और गुल्लू पीछे पलटे तो देखा कि वहां रुक्मिणी खड़ी हुई थी। रुक्मिणी को वहां देखकर सिद्धार्थ और गुल्लू दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। रुक्मिणी चलकर सिद्धार्थ के पास आ गई थी और उसके बाद उसने गुल्लू की ओर देखते हुए कहा, और गुल्लू मियां क्या हाल है? इसे बता दो मैं ठीक हूं और सीधा देवयानी के बारे में बात करो। गुल्लू ने सिद्धार्थ को देवयानी के बारे में याद दिलाते हुए कहा, ये बोल रहा है ये ठीक है। सिद्धार्थ ने रुक्मिणी से गुल्लू का हाल बताते हुए कहा और उसके बाद आगे बोला, रुक्मिणी मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो सिद्धार्थ, क्या हुआ? रुक्मिणी ने सिद्धार्थ से कहा, आपको याद है जब आपका भाई अनिकेत बीमार हुआ था तो उसने आपका गला पकड़ते हुए एक नाम लिया था।
सिद्धार्थ धीरे धीरे देवयानी के मुद्दे पर आ रहा था। हाँ, मुझे याद है, देवयानी का नाम लिया था उसने। रुक्मिणी ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा। वो मेरे सपने में आई थी, सिद्धार्थ ने आधी अधूरी बात बताते हुए कहा। मतलब? रुक्मिणी ने सवाल किया और रुक्मिणी के सवाल पूछने के बाद सिद्धार्थ ने जो उसके साथ हुआ था वो सब कुछ बता दिया था। बस उसने रुक्मिणी से ये बात छुपा ली थी कि उसके साथ जो हुआ था वो असलियत थी। उसने इसे एक सपना बताया था। सिद्धार्थ के मुंह से ये बात सुनकर रुक्मिणी का चेहरा आश्चर्य से भर गया था। ये तुम क्या कह रहे हो सिद्धार्थ? क्या ये होना पॉसिबल है? रुक्मिणी ने आश्चर्य से भरी आवाज में कहा। शायद हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टोन मुझे इंद्रनगर की रक्षा के लिए मिला है, सिद्धार्थ ने रुक्मिणी के सामने अपनी बात रखते हुए कहा। तो तुम्हें लगता है कि जो लड़की तुम्हारे सपने में आई थी वो देवयानी ही थी? सिद्धार्थ की पूरी बात सुनने के बाद रुक्मिणी ने अपनी बात रखते हुए कहा। हाँ, उसने मुझे अपना नाम बताया था, सिद्धार्थ ने अपनी बात रखते हुए कहा। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि जो लड़की तुमसे मिलने आई थी वो वही लड़की है जिसका भाई ने एक्सीडेंट किया था, तो बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? सिद्धार्थ के मुंह से पूरी बात सुनने के बाद रुक्मिणी ने उससे कहा। तुमको अनिकेत ने उस दिन मारना चाहा था जिस दिन मैं उसका इलाज करने आया था। उस दिन उसने देवयानी का नाम लिया था कि तुमने ठीक से उसका इलाज नहीं किया था, सिद्धार्थ ने कहा। हाँ याद है, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे याद है, आगे बताओ, रुक्मिणी ने सिद्धार्थ से कहा। तो मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ, तुम्हारे सारे मरीज में कोई ऐसी लड़की है जो एक्सीडेंट का शिकार हुई हो और तुमने उसका इलाज किया हो? सिद्धार्थ ने सवाल किया और उसके इतना कहने के बाद रुक्मिणी सोच में पड़ गई थी। उसने अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिया था और कुछ देर तक सोचने के बाद उसने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा। हाँ सिद्धार्थ, मेरी एक मरीज ऐसी है जिसका एक्सीडेंट हुआ था और अभी वो कोमा में है, शायद वही लड़की देवयानी हो। जैसे ही रुक्मिणी ने सिद्धार्थ से इतना कहा कि सिद्धार्थ का चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल गया था। सिर्फ सिद्धार्थ ही नहीं, उसके साथ मौजूद गुल्लू भी खुशी से उछल पड़ा था। उन दोनों को अब अपनी सारी समस्याओं का अंत होता हुआ नजर आ रहा था। तो ले चलिए, सिद्धार्थ ने रुक्मिणी की ओर देखते हुए कहा और फिर रुक्मिणी सिद्धार्थ को अपने साथ लेकर वहां से चल पड़ी थी। आखिर किससे मिलाने जा रही है रुक्मिणी सिद्धार्थ को? क्या सच में सिद्धार्थ मिलने वाला है देवयानी से या इसके पीछे का राज है कुछ और? और क्या होगा जब मिलेंगे देवयानी और सिद्धार्थ? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।